आप स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके बीच आज जो सेंटअप की एग्ज़ाम है बायोलॉजी का हुआ था उसका पेपर और उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो आप लोग को नॉलेज सर के चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने रखा है। अगर कोई त्रुटि होती है तो ऐसे तो एक्सपीरियंस मुझे ऑफलाइन का है, बट अगर कोई त्रुटि होती है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना कोई भी कमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्त देखते हैं जो क्वेश्चन है आप लोग की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन आपका ए में दिया है समसूत्री, बी में दिया है अर्धसूत्री, सी में दिया है असूत्री और डी में दिया है सी समसूत्री। और इसमें आपकी जो सटीक आंसर जो बन रही है, तो लैंगिक जनन जो प्रक्रिया होती है उसमें मेल और फीमेल, अगर बोले तो मादा और नर दोनों शामिल होते हैं और इसी गेमेट के माध्यम से जाइगोट बनते हैं। और इसकी अगर हम बात करें विभाजन का, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो आपका सही आंसर बी होगा। और ये आपका सही आंसर है, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन होता है या मुकुलन है। तो इसमें देखिए दोस्त, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें अमीबा भी है, केंचुआ भी है, परामेसियम भी है और हाइड्रा भी है। जबकि इसकी सटीक आंसर अगर बात करते हैं तो इसमें ईस्ट होना चाहिए, बट इस ऑप्शन में ईस्ट का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका सटीक आंसर जो बनेगा आपका हाइड्रा बनेगा, जो आपके सामने ऑप्शन डी है। और ये ऑप्शन आपका डी होगा जो सही है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके बीच आपके स्क्रीन के सामने तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में किसमें कायिक प्रवर्धन ऑफसेट द्वारा होता है। इसमें देखिए दो चीजें दिख सकती है आपको, जो बहुत कंफ्यूजन वाली होती है और काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन भी करते हैं। इसमें एक होता है आपका ईस्ट और दूसरा होता है ओल, क्योंकि ये दोनों चीजें जो होती है, दोनों जीव जो होते हैं काफी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आपकी जो सही आंसर हो रही है वो आपकी आंसर होगी ऑप्शन ए, और ये ए में होगा ओल। उसके बाद अब आपके आगे वाले क्वेश्चन होंगे, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। और इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन जो है कि एक आवृत बीजी पौधे के गुण बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो इसकी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जो दिया है 10 दिया है, ए में 10, बी में 20, सी में 30 और डी में 40। इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कायिक कोशिकाओं के गुणसूत्र की बात कर रहा है, तो कायिक कोशिकाएं जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेटेड है, और इसमें आपकी जो गुणसूत्र बनेगी वो ऑप्शन बी बनेगा, जो कि संख्या होगी 20, और ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं फल की, तो हम देखते हैं दो तरह से, ये आवृत्ति फल भी होता है, अनावृत्ति फल भी होता है। तो फल में एक बाहरी परत होती है और एक अंदर वाली परत होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये फल जो होती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कठोर अवस्था में अंदर बीज पाए जाते हैं, और उसकी बाहरी वाली जो परत होती है उसमें एक तरह से भित्ति पाई जाती है, तो इसमें आपकी सही आंसर हो सकता है, और ये सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। और ये ऑप्शन ए जो होगा उसका आपका सही आंसर होगा वह फल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी
पॉपुलर चैप्टर्स बोल सकते हैं, या इसको काफी ज्यादा अगर बोले तो एग्जाम में पूछे जाने वाली चैप्टर्स हो सकते हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, जिसको मानव जनन कहते हैं, और ये मानव जनन से क्वेश्चन उठाया हुआ है। इसमें आपकी क्वेश्चंस जो है 6ठा नंबर यानी 6 नंबर क्वेश्चन कि यौन अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है। यौन अवस्था के बाद यानी पुबर्टी एज बोल सकते हैं इसको। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो पुबर्टी एज जो होती है, उस पुबर्टी एज को हम देख सकते हैं कि जो पुबर्टी एज जो होता है, उस एज की अगर ईयर की बात करें तो 11 से 13 होता है, यानी 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच। और इस पुबर्टी एज में जो भी मेल या फीमेल में कुछ हार्मोन्स निकलना शुरू होता है, और इस हार्मोन्स में ये धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होते हैं प्रजनन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इस एज को हम पुबर्टी एज भी बोल सकते हैं या यौन अवस्था के भी बोल सकते हैं। और इस अवस्था के बाद यानी इस एज के बाद जो नेक्स्ट एज आती है वो आता है प्रौढ़ अवस्था, जो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो काफी अच्छे स्क्रीन पे दिख रहा है, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो स्टूडेंट्स हम बता दें कि फीमेल्स में जब पुबर्टी एज होती है तो उसमें ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं, जबकि वही अगर बात करते हैं नर का, मेल का, तो उसमें से जो हार्मोन्स आती है पुबर्टी एज का वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और इस एज में जो ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो निकलने की स्रावित अंग होती है, उस अंग को कॉपर्स लुटियम्स कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और ये आपका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। बोले ना दोस्त कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस एक बहुत पॉपुलर चैप्टर है, और इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन भी उठते हैं, वो चाहे कंपटीशन की एग्जाम हो, चाहे आपकी किसी भी एंगल्स का एग्जाम हो, अगर बोले तो जॉब के लिए भी हो, या बोले तो एनएम जीएनएम जितने भी होते हैं, इस क्वेश्चन से, ये चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और उसी में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें तो शुक्राणु के किस भाग में, तो शुक्राणु की भाग अगर पढ़े होंगे तो उसमें 3 तरह से भाग को डिवाइड की जाती है। एक होता है अग्रपिंडक, दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा जो होता है वो पूंछ होता है। और इसमें आपकी जो सही आंसर की बात कर रहा है कि जिसके माध्यम से शुक्राणु जो है श्वसन क्रिया करती है, श्वसन एंजाइम पाते हैं, तो वो आपकी ऑप्शन जो होगी वो ऑप्शन होगी आपकी ए। और ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपकी जो सही आंसर है अग्र पिंडक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में वृषण कोश को उदर गुहा से जोड़ने वाली उदर मार्ग को क्या कहते हैं। तो अगर बात करें तो वृषण जो होते हैं मेल में होते हैं, और इसी वृषण को अगर बोले तो वृषण कोश होते हैं, जिसको इंग्लिश में स्कोटम्स कहा जाता है। और ये स्कोटम्स जो होते हैं तो ये कहीं ना कहीं उदर मार्ग से जुड़ा हुआ होता है, और ये उदर मार्ग वृषण कोश और उदर गुहा के बीच होते हैं। और इसमें जो आपकी आंसर होगी वो होगी आपकी शुक्राणु नलिका। और ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन 9 के डी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो आपका आंसर सही आंसर होगा शुक्राणु नालिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन है कि अगर रानी एवं पमी जुड़वा बहनें हैं तो वो किससे विकसित हो सकती है? बिल्कुल, जुड़वा बहन हो तो जुड़वा बहन में जो भी जायगोट बनते हैं यानी जिसको हम युग्मनज कहा जाता है, तो ये जायगोट जो बनेंगे गेमेट से बनते हैं यानी युग्मज से बनते हैं और ये मेल और फीमेल दोनों से होती है। तो जब दोनों की जन्म एक साथ होती है तो इसमें जो युग्मज बना होगा वो एक ही बना होगा और इस आधार पे देखा जाता है तो आपकी 10 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए होगा और ए जो है आपकी एक ही युग्मज से, जो ये सही है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के कितने दिनों बाद कंदुकन पूर्ण हो जाता है? कंदुकन, अब ये कंदुकन समझिएगा कि जब कंदुकन की बात आती है तो इसमें देखा जाता है कि आपकी जो नंबर्स बन रही है वो कंदुकंस दिन के अकॉर्डिंग कितने दिन के लिए बनती है। तो ये निषेचन जो होती है एक तरह से अगर बोले तो पौधे की बात कर रहा है और इसमें जो निषेचन की क्रिया जो होती है वो होती है आपके 3 डेज का और इस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी और ये ऑप्शन सी जो है 3 डेज वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 32 प्राग कणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो चलते हैं स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्वेश्चन 12 का आंसर हो रहा है बी और ये जो बी है वो आपका क्वेश्चन 12 का है जो आपका 8 होगा और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में किया है कि अनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है? तो इसमें देखिए अगर अनुवांशिक भिन्नता की बात करते हैं तो अनुवांशिक भिन्नता जो होती है असूत्री में भी होती है, अर्धसूत्री में भी होती है, समसूत्री में भी होती है और जो डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो जब असूत्री में भी हो, अर्धसूत्री में भी हो और समसूत्री में भी हो तो बाबू ये तीनों सही है और डी जो है ये सभी बोल रहा है तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन होगा डी और ये डी जो है वो सही है तो ये ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के निर्माण को क्या कहते हैं? योग के निर्माण को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो एग्जाम जो हुआ था जीएनएम का और ये जीएनएम का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये काफी ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। हालांकि अगर बात करें तो 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा है और 2022 में भी इस क्वेश्चन को पूछा है कि योग निर्माण को क्या कहते हैं। तो योग के निर्माण को अगर हम बात करें तो इसकी ऑप्शन जो बन रही है वो डी बनती है जिसे हम बिटोलोजेनेसिस कहा जाता है और ये ऑप्शन डी जो है आपकी सही है और ये ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है? देखिए अगर बात करें गर्भ निरोधक गोलियां के लिए जिससे हमारा अगर बात करते हैं गर्भ का तो उस गर्भ को समाप्त किया जा सकता है तो उस प्रकार से कई मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होता है। वो मार्केट में अवेलेबल हो तो बैरियर मेथड्स के भी माध्यम से हो और उसके साथ साथ देखा जाता है तो केमिकल मेथड्स भी शामिल होते हैं जिसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुख के द्वारा यानी माउथ के माध्यम से यानी मुंह के द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है। तो इस आधार पर अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा वो होता है ऑप्शन सी जो अंडोत्कर्ष को रोकती है यानी जो फीमेल से निकलने वाली ओवरी से जो ओवम होते हैं उसको क्या करता है कि वो ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है और इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा और ये सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? देखिए अगर क्षेत्र की बात करें तो दो तरह से क्षेत्र होती है, एक राजनीतिक क्षेत्र होती है और एक
भौगोलिक क्षेत्र होती है। तो भौगोलिक में क्या होती है कि एरिया डिवाइडेड होता है। अब बात करते हैं कि अगर एरिया डिवाइडेड, जैसे मान लीजिए कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, सपोज दैट एग्जांपल दैट में अगर बोले तो अगर मान सकते हैं कि छपरा डिस्ट्रिक्ट की जो एरिया डिवाइडेड है उसका क्षेत्रफल जो है, उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर चले तो जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकती है। तो अगर हम उस आधार पे देखते हैं तो सबसे पहला ये देख सकते हैं कि जनसंख्या जो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, उसमें जन्म दर होती है वो अधिक होती है। दूसरा देख सकते हैं कि जब जन्म दर अधिक है तो मृत्यु दर कम होगा, तो सी ऑप्शन भी हुआ। और तीसरा देखा जाता है कि जब भी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसके पास एजुकेशन की कमी है, निरक्षरता की कमी है। तो इस आधार पे देखा जाता है तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, और इसमें डी जो ऑप्शन दिया है इनमें से सभी दिया है। तो इस आधार पे 16 का आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, इनमें से सभी, और ये जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। अब देखिए, पुरुष नसबंदी अगर बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन के थॉट पे यानी ऑपरेशन मेथड के अनुसार कुछ ऐसी की जाती है कि जिसके माध्यम से किसी भी स्त्री हो, पुरुष हो, नेक्स्ट किसी जनसंख्या का वृद्धि न कर सके, और उस आधार पे बैरियर मेथड के माध्यम से यानी आर्टिफिशियल माध्यम के, यानी अगर बात करें तो मानव के द्वारा, डॉक्टर यानी चिकित्सक उपकरण के द्वारा नसबंदी की जाती है। और उस नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में जो बदलाव आते हैं वो आते हैं, गतिहीन हो जाते हैं, उसमें नहीं बनते हैं, ब्रिज में अनुपस्थित होते हैं। तो ये तीनों चीजें जो होती है वो सेम तीनों चीजें होती है, और डी में दिया है इनमें से सभी। जो आपकी ऑप्शन जो बनेगी वो आपका डी बनेगा, इनमें से सभी। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग थोड़ा सा तेजी करें क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से करेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे क्योंकि समय का भी बचत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विपुषण में पुष्प के किस भाग को हटाया जा सकता है या हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसमें देखा जाता है कि क्या बाह्यदल चक्र को हटाया जा सकता है, क्या दल चक्र को हटाया जा सकता है, क्या पुमंग को हटाया जा सकता है, या क्या जयांग को हटाया जा सकता है। तो इसकी ऑप्शन जो बन रही है वो आपकी ऑप्शन जो सही ऑप्शन बन रही है वो आपका सी होगा, और ये ऑप्शन होगा पुमंग। इस पुमंग को आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि एकल संकर संकरण के F2 पीढ़ी में मेडल द्वारा मटर के पौधे के साथ किए गए प्रयोगों में क्या पारूपिक अनुपात पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे मेडल के सिद्धांत। जबकि मेडल के सिद्धांत में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने हरे मटर पे ये अनुवांशिकता का गुण बोले तो मेथड दिए हुए थे कि जिसमें बताए हुए थे कि किस प्रकार के मटर की जो प्रजाति होती है उसमें कैसे लंबा हो सकते हैं, कैसे बौना हो सकते हैं, और उस आधार पे इनकी कुछ समीकरण थी, इक्वेशन था, और उस इक्वेशन के तौर पे देखा गया कि इनकी जो F2 पीढ़ी में देखा गया कि मटर के पौधे के साथ किस प्रकार के पारूपिक अनुपात दर्शाया गया है। तो उसमें ऑप्शन जो आपकी बन रही है वो 3:1 बन रही है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, और ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, और इसमें अगर देखते हैं तो आपकी ऑप्शन जो बन रही है वो बन रही है कार्ल कोरेंस के द्वारा, और ये ऑप्शन आपका डी हो रहा है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। निम्न में से अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है।
निम्न में से अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? तो इसमें अगर बात करते हैं कि जब भी कोई जीन होता है, जीन मतलब कि आपकी जो डीएनए मिलती है, वो डीएनए की आधार आपकी फेस की स्ट्रक्चर हो, आपकी ऑर्गन की स्ट्रक्चर हो, आपकी चेहरे की बनावट हो, तो उस बनावट की गुण की वाहक कौन हो सकता है? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी अगर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि माता हो, पिता हो, दादाजी हो, दादी हो या कोई भी हो, उनके घर के कुछ ऐसे मेंबर्स यानी ऐसे सदस्य के तौर पे कि उनके फेस से उनके बच्चे के फेस मिलते जुलते हैं, तो इसमें अनुवांशिक गुण का होता है और ये अनुवांशिक गुण जो डिपेंड करते हैं वो गुण सूत्र पे करते हैं। और ये गुण सूत्र जो होते हैं उसको अगर बात करें तो क्रोमोसोम बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड जो होती है अनुवांशिक गुण, वो गुण सूत्र पे होता है, जो आपके ऑप्शन सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और ये ऑप्शन नंबर सी जो है गुण सूत्र है, तो 21 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी अगर बात करते हैं गुण सूत्र की, तो गुण सूत्र आप भी जानते हैं कि अगर पेयर की बात करें यानी जोड़ा की बात करें तो मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर पेयर की बात करें, जोड़ा की बात करें तो 23 होता है। तो अगर गुण सूत्र की अगर बात करें तो गुण सूत्रों में क्या उपस्थित होता है? तो उपस्थिति में अगर देखते हैं तो आप लोग अगर जीन पढ़े होंगे तो उस जीन में देखा जाता है कि हम लोग की जो एक्स आकार की क्रोमोसोम बनती है वो डीएनए भी होता है और डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं? तो इसमें आपकी जो ऑप्शन बन रही है, पी भी बन रही है आरएनए, सी भी बन रही है प्रोटीन, और ऑप्शन डी भी दिया है ए और सी दोनों। तो ऑप्शन आपकी होगी ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, और ये आपकी 22 का क्वेश्चन का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। 23, निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं? अगुणित, अब देखिए ये अगर बात करते हैं निम्न में से, यानी इसके अलावा भी कोई पौधे हो सकते हैं जो अगुणित होते हैं, बट इसमें 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से हमको चुनना है, चूज करना है कि कौन सी ऑप्शन हो सकती है। तो इसमें मूलाग्र हो गया, प्राकोष हो गया, तने के सिरे हो गया, प्राकन हो गया, और ये कह रहा है कि इसमें से कौन से हो सकते हैं। तो ये आपकी जो होगी वो आपकी आंसर होगा सी, और ये सी जो होगा प्राकोष, ये आपकी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? तो अगर बात करते हैं तो इसकी ऑप्शन जो बन रही है आपकी सी बन रही है ट्राइसोमी, और ये ऑप्शन नंबर ए सही है ट्राइसोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि अगर बात करते हैं जनन की, तो जनन की प्रोसेस 2 अवस्था में होती है, जनन की क्रिया 2 अवस्था में होती है। एक होता है अगर बात करें तो अलैंगिक की, और दूसरा होता है लैंगिक की, यानी अगर कहें तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल। लेकिन लैंगिक की बात करता है तो लैंगिक में मेल और फीमेल यानी जेंडर डिफरेंस होती है, और जेंडर डिफरेंट होने में कहीं ना कहीं लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो इस लैंगिक गुणसूत्र की बात करें तो इसका दूसरा नाम जो होता है एलोसोम होता है, और ये ऑप्शन एलोसोम जो ऑप्शन बी में दिया है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, अगर पारितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसकी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? डाउन सिंड्रोम, अब ये डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो एक तरह से सिम्टम्स है, और ये सिम्टम्स जो है कहीं ना कहीं बीमारी के लक्षण की बात करता है,
और ये सिंड्रोम जो होती है, इससे ग्रसित जो कायिक कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या जो होती है, इस गुणसूत्र की संख्या जो होती है 47 होती है, और आपकी 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, और ये डी आपकी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है? फ्रेंड्स, अगर देखें तो कैंसर की जो टाइप्स बनती है वो 3 टाइप्स की बनती है। कैंसर की 3 टाइप्स बनती है, और इस कैंसर की 3 टाइप्स में अगर बात करें तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लासेस जो आपकी चलेगी 12th बायो का, तो नवीन क्लासेस के माध्यम से चलाई जाएगी, जो कि आपके फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस के रूप में हम हमारे जो नॉलेज सर हैं उनके चैनल के माध्यम से आए हुए हैं, और काफ़ी जो एक तरह से बोले तो गहराई के साथ, डीपली के साथ इस बार बायोलॉजी की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो आपकी नेक्स्ट ईयर से स्टार्टअप होगा, और उसमें हम ये सारी चीज़ों को बताएंगे। तो अगर बात करते हैं कि कैंसर, तो कैंसर की भी टाइप्स बनी होती है, और ये टाइप्स में 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है, और इस 27 में देख रहे हैं कि इसमें अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है, नियंत्रित विभाजन होता है, आधातक गांठ होता है। तो ये तीनों चीजें कैंसर कोशिकाओं की विशेषता मिलती है, और डी में ऑप्शन दिया है कि इनमें से सभी। तो जब 3 चीजें मिल रही है और डी में ये सभी बता रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो बन रहा है आपका डी बन रहा है, और ये डी ऑप्शन आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28, रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं? रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बात करते हैं जीन का, अनुवांशिक का, तो ये क्या होते हैं? अगर केमिकल के रूप में देखें तो इसका केमिकली जीन्स किस प्रकार से होते हैं, तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन जो आपकी बन रही है वो ए बन रही है, जिसको हिस्टोन कहा जाता है, और ये रासायनिक रूप से जीन है जो हिस्टोन कहलाता है, और ये आपकी ऑप्शन जो बन रही है वो आपकी बन रही है ए हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए ए द्वारा होता है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है? ये क्वेश्चन 29 का है, और ये इसमें देखा जाता है कि ये जो डीएनए का जो निर्माण होता है, इसमें मेन जो भूमिका निभाते हैं डीएनए पॉलीमरेज निभाते हैं, और ये ऑप्शन आपका जो होगा डी होगा स्टूडेंट्स, और ये सही है 29 क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, काफी अभी समय हो गया, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को समाप्त किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? देखिए अनुवांशिक कूट के लिए, यानी अगर बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखते हैं कि अस्पष्ट है, स्थानीय है, अस्पष्ट है, पक्षपद है, तो अगर इसमें आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर बी होगा, और ये जो आंसर बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड कौन है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण की बात करते हैं तो आप लोग भी पढ़े होंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, पाचन तंत्र पढ़े होंगे, तो उसमें प्रोटीन की काफी ज्यादा हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, और वो हालांकि 10th क्लास में भी ये चीजें मिलती है, बट उतना कोई डीपली बायो के रूप में नहीं देखते हैं। तो इसमें अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन की संश्लेषण की समापन कोड जो बनी होती है, ये कोड आपकी UGA, UAA और UAG के माध्यम से बनी होती है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और ये ऑप्शन आपकी ए जो है वो सही है, और ये ऑप्शन आपकी ए जो सही है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, केसुरकी जंतुओं में अग्रपाद की ऊपर अस्थि संरचना आपस में समान होती है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए जीव जो होते हैं बाबू वो 3 तरह से होते हैं, और ये 3 तरह से जीव में एक होते हैं कशेरुकी, एक होते हैं अकशेरुकी, और तीसरा होता है पादप। कशेरुकी का मतलब होता है कि जिसमें स्पाइनल कट्स बने होते हैं, जिसमें मेरुरज्जु होता है, अगर बोले तो आम भाषा में जो रीढ़ की हड्डी जो होती है
उस आधार के जो जीव होते हैं उसे कशेरुकी कहा जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के रूप में नहीं होता है उसे अकशेरुकी कहा जाता है, और एक होता है प्लांट्स। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपकी जो आंसर बन रही है वो आंसर आपकी हो रही है एनालॉजी, अनुकूलीकरण, होमोलॉजी, यानी ये तीनों सही है। और इसकी ऑप्शन जो डी दिया है, सॉरी ये तीनों बाबू गलत है कि इसमें तीनों में कोई नहीं होगा, और इसकी ऑप्शन जो बनेगी वो डी बनेगी, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है और इसकी ऑप्शन जो बनेगी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 संसार में किस भूगर्भिक कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था? क्वेश्चन नंबर 33 में, और ये 33 जो है उसकी आंसर जो होगा मेसोजोइक, जो बी ऑप्शन है, और बी में आपका ये ऑप्शन मेसोजोइक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में है किसने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यानी देखिए इसमें उपार्जित लक्षणों की बात कर रहा है, यानी अगर उपार्जित लक्षण की बात करते हैं तो 34 क्वेश्चन है, और ये 34 क्वेश्चन में जो ऑप्शन बन रहे हैं वो ऑप्शन आपकी होगा जीन बॉप्टिस्ट लेमार्क ने, और इन्होंने उपार्जित लक्षणों का वंशागणित सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, और जो ऑप्शन आपकी सी में दिया है, और ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है? अब देखिए जो बात करते हैं क्षय रोग की, बात करते हैं मलेरिया की, बात करते हैं मम्पस की, बात करते हैं दांत की। तो दांत का मतलब सभी लोग जाते हैं खुजली वगैरह होता है जो फंगस से होता है। क्षय रोग जो होती है वो देखा जाता है, तो ये आपकी अगर बात करें तो बैक्टीरिया से होता है जो जीवाणु बोलते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रोटोजोआ से होने वाला, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं वो मलेरिया होती है, और मलेरिया आपकी ऑप्शन ए में दिया है, और ये ऑप्शन आपकी सही है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 36 पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आई ओप्रियन के अनुसार, मतलब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आई ओप्रियन, और आई ओप्रियन के अनुसार सुदूर अतीत में 5 अरब साल पहले, कितना 5 अरब साल पहले बताया गया कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो होती है वो जल के माध्यम से होती है, और ये जल के माध्यम से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है, जो कि आपकी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और ये जो सी है वो आपकी ऑप्शन जल है, और ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका 36 का क्वेश्चन का आंसर जल होगा, जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 परख नली शिशु के निर्माण में किस तकनीकी का उपयोग होता है? परख नली, परख का मतलब होता है बाबू कि ट्यूब में, अगर बात करते हैं कि ट्यूब में जो शिशु का निर्माण होता है वो किस तकनीकी के माध्यम से होता है? तकनीकी की बात करते हैं तो बैरियर तकनीकी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल तकनीकी बोल सकते हैं, और ये साइंटिक्स के माध्यम से देखा जाए तो काफी ज्यादा ये चिकित्सक उपकरण के तौर पे देखा जाता है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो एक सबसे जो मेन होता है वो होता है IVF, जिसको हम बोल सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर बात करते हैं कि ये जो होती है इसमें भी परखनली शिशु का निर्माण होता है, बट इसमें ऑप्शन IVF का नहीं दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है ZIFT, और ZIFT जिसको हम फुल फॉर्म के रूप में देखते हैं तो होता है जायगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, और ये जो ऑप्शन होती है ये ऑप्शन में परखनली में शिशु का निर्माण होता है, जो ऑप्शन बी सही है ZIFT, और ये ऑप्शन आपका सही है। तो आपका 37 का क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 मानव दूध में सर्वाधिक प्रतिशत
किसका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव दूध में, यानी अगर बात करते हैं कि मैमल्स की बात करते हैं और बात करते हैं मैमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो इसमें देखिएगा कि जब शिशु की जन्म होता है तो उनको सबसे सर्वोत्तम आहार के रूप में देखा जाता है, तो माँ का दूध देखा जाता है। और ये माँ का दूध जो होती है उसमें जो सबसे अधिक प्रतिशत जो होती है वो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन के साथ साथ लौह का होता है, और इसमें जो होती है 90%, यानी अगर बात करें तो 90%, कितना प्रतिशत? 90% काफी ज्यादा में अगर बात करें तो लौह मिलता है, इसके साथ ये मिल्क के रूप में हीमोग्लोबिन्स मिलते हैं। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो जो प्रतिशत बनेगी IgA का बनेगा, और जो IgA आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये 38 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? इसमें कह रहा है कि इंटरफेरॉन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? इंटरफेरॉन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? तो देखिए, अगर बात करते हैं तो इसमें आपकी ऑप्शन जो बनेगी, आपकी जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा, सही आंसर होगा, वो ऑप्शन होगा सी, प्रति विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? प्लेग, देखिए ये प्लेग जो बीमारी है ना, चूहा के काटने से होती है, और चूहा तो दिया नहीं है इसमें, तो कह रहा है कि प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो अगर चूहा होता तो चूहा एकदम आंख बंद करके मारते, कोई दिक्कत नहीं होता, बट इसमें चूहा का ऑप्शन नहीं दिया है बाबू, इसमें दिया है मच्छर का, प्रदूषित जल का, घरेलू मक्खी का और पिस्सू का। तो आपकी ऑप्शन जो बन रही है बाबू वो डी बन रहा है, और डी ऑप्शन आपकी सही है, जो पिस्सू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर बात करें तो आपकी साइंस में, बायो में भी पूछा है। ये क्वेश्चन अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, और वो जो 10th क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है कि बात आती है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? देखिए, हरित क्रांति सभी लोग को पता है कि हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1960 में हुई थी, और ये 1960 में स्टूडेंट्स, इतना आपको डीपली जानकारी कोई नहीं देगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुआ था, 1960 में, और इसकी स्टार्टिंग जो हुआ था, शुरुआत जो हुआ था पूरे विश्व लेवल पे, वो अमेरिका से हुआ था। और ये अमेरिका में जो वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो ये हरित क्रांति की शुरुआत जब विश्व में अमेरिका से हुआ, जिनका जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, वो सेम उसी के आधार पे हमारे भारत में आया, और ये हमारे भारत में जो आया वो एस स्वामीनाथन। अगर बात करें कि भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो अगर स्टूडेंट बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ये स्वामीनाथन जो है ये भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, और ये हरित क्रांति के जनक के रूप में सबसे पहले इनका जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो गेहूं पे हुआ था, और ये गेहूं में सावली जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से इसको देखा गया। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब राज्य में पड़ा, और ये हरित क्रांति की जो बात आई थी 1960 दशक में आई थी। तो आपकी जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था, तो इसकी ऑप्शन जो बनेगी वो 1960 बनेगी, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कि कॉलिस्टीन के उपाचारोपरांत निम्न में से क्या संभव है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करते हैं तो ये 42 में आपकी बात करें तो ये क्लासिसिन के उपचारोपरांत जो होती है वो रोगाणुओं का नाश होने के लिए होती है। तो ये ऑप्शन आपका डी है, और ये डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 कि देखिए वही क्वेश्चन जो हमने बताया था आपको कि अगर विश्व लेवल की हरित क्रांति की जनक की बात करें तो नॉर्मन
नॉर्मन बोरलॉग होगा, और अगर भारत में करें तो एस स्वामीनाथन होंगे, और ये जो बात आई थी गेहूं पे आई थी, और ये जो हुई वो हरित से हुई, इनकी काफी ज्यादा एच वाई भी किस्म के बीज को डाला गया था, जिसको हाई यील्ड वैरायटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो हुआ था गेहूं के रूप में हुआ था, जिसमें काफी गेहूं की मात्रा में उपज हुई थी, और ये जो नॉर्मल बोरलॉग थे वो हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। तो इनकी जो ऑप्शन बन रही है 43 का क्वेश्चन का आंसर हो रहा है वो क्वेश्चन बी आंसर हो रहा है, हरित। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, किस तकनीकी के द्वारा सोमा क्लोन का निर्माण किया जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि किस तकनीकी के द्वारा, तो इसकी ऑप्शन जो हो रही है ये सही ऑप्शन सी होगा, उत्तक संवर्धन के द्वारा। तो आपकी आंसर जो बनेगी सी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तक संवर्धन में नारियल का दूध का उपयोग निम्न में से किसके स्रोत हेतु होता है। क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो होगा साइटोकाइनिन होगा, और ये साइटोकाइनिन बी में दिया हुआ है, ये आपकी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर उठा दिया, बायो में दिया हुआ है, जबकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बायो के साथ साथ अगर बात करते हैं तो जियोग्राफी का भी है, यानी भूगोल का भी है, और ये आपकी 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप सही से अध्ययन करते हैं तो लगभग 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट में पढ़िएगा तभी मिल जाएंगे, उस सब्जेक्ट में पढ़िएगा तभी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो देखिए इसमें नदी की अगर बात करते हैं तो ये बांध की बात करते हैं, तो ये बांध जो बांधी गई थी वो आपकी नर्मदा नदी पे बांधी गई थी, और ये आपकी जो ऑप्शन बन रही है वो ए बन रहा है, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 47, मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है, हमको हंसी आ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट्स कि कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे देता है ना ताकि स्टूडेंट काफी ज्यादा अपना एक माइंड लगाएं, उनकी थोड़ा सा एक तरह से बोले तो टाइम कटे, और इस आधार पे पढ़े हुए भी काफी बच्चे होते हैं जो खास करके हिंदी मीडियम के होते हैं, जो हिंदी मीडियम के साथ साथ बिहार बोर्ड के होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर दे देता है तो उसमें बड़ा डिफिकल्ट होता है हमको क्वेश्चन के आंसर चूज करने में, ऑप्शन चूज करने में। और सेम देखिए यहाँ पे, जबकि सभी लोग जानते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आई थी तो उसमें कहा गया था कि मानव के द्वारा जो सबसे पहली फसल जो हुई थी, निर्मित हुई थी, उगाया गया था, वो जौ उगाया गया था। और ये जौ आप लोग को अगर नाम रख दिया जाए तो सबको पता है कि गेहूं के साथ निकलने वाली एक फसल होती है जिसका नाम होता है जौ, सभी लोग जानते हैं। तो इस जौ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, कोई जौ नहीं लिखा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा हो सकती है। तो देखिए पोमैटो एक फसल का नाम है, ये नहीं हो सकता है, राई भी नहीं हो सकता है, लाइगर भी नहीं हो सकता है, लेकिन ट्री काले का जो अगर बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी यानी इंग्लिश में ट्री काले भी बोलते हैं, और इसकी हिंदी जो बनती है उसको हम जौ कहते हैं। और ये आपका ऑप्शन जो होगा वो डी सही है, और ये मानव द्वारा पहला निर्मित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हल्दी में कायिक प्रवर्धन का माध्यम क्या है। हल्दी में अगर बात करते हैं 48 क्वेश्चन का, तो इसमें आपकी आंसर जो बनेगी वो आंसर हो रहा है डी, राइजोम। क्या बन रहा है, राइजोम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिसमें क्या नहीं होता है। अरे वाह, प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है और जिसमें क्या नहीं होता है। तो ये 49 का क्वेश्चन है, और ये 49 में ऑप्शन जो हो रहे हैं वो होते हैं बाबू कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति आपकी ऑप्शन ए में दिया है, ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या है कि जफराबादी नस्ल, यानी सभी अगर बात करते हैं स्तनधारी जीव की, सभी अगर बात करते हैं जीव की, तो खास करके कुछ ऐसे जीव होते हैं
जिनकी कुछ नस्लें मिलती है। तो इस अगर बात करते हैं जफराबादी नस्ल की, तो कह रहा है कि जफराबादी नस्ल निम्न में से किसकी है। यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया है भैंस, भेड़, गाय, बकरी, लेकिन ये देखा जाता है कि जफराबादी नस्ल मिलते कहाँ हैं। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जफराबादी की बात करते हैं तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है जफराबाद, और ये जफराबाद वहाँ पे भैंस है, और वहीं पे जो भैंस में अधिकांश देखी जाती है तो वो नस्ल देखी जाती है, और ये नस्ल जो होती है भैंस में होती है। तो आपकी जो ऑप्शन बन रही है 50 का ए बन रहा है, जिसमें आपकी जफराबादी नस्ल जो होगी भैंस में होगी, ये आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 सूती धागे निम्न में से किसके बने होते हैं। सूती धागे, अब ये सूती धागे जो है सभी लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, और आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं कि सूती धागे से जो बने हुए कपड़े होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, और अगर बात करें तो पसीना सूखने में भी काफी ज्यादा उसकी भूमिका होती है। तो इसमें देखा जाता है कि ये जो बने होते हैं वो क्या चीज से बने होते हैं, तो ये बाबू आपके सेलुलोज से बने होते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया है, और ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है। देखिए हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव का मतलब हुआ कि जो आपकी हरित गृह प्रभाव जो पड़ा था, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पड़ा था, उसमें सबसे मुख्य जिम्मेवार गैस कौन सी थी। तो आपका जो मुख्य जिम्मेवार गैस जो था वो बाबू आपका CO2 था और CH4 था, और ये आपकी जो ऑप्शन बन रही है ए हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 जल स्रोतों में वाहित मल के क्षेपण के बाद उस जल स्रोत के BOD मात्रा में क्या बदलाव हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, ये 53 नंबर क्वेश्चन है, और ये 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल स्रोत में वाहित मल के क्षेपण के बाद उस जल स्रोत के BOD मात्रा में क्या बदलाव हो सकता है, यानी उसकी क्या अगर बात करते हैं तो क्या BOD हो सकता है। तो इसमें बाबू कमी आ सकती है, और ये ऑप्शन जो होगा ए होगा, और ये आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से द्वितीय प्रदूषक कौन है। निम्न में से द्वितीय प्रदूषक कौन है। तो द्वितीय प्रदूषक की बात करते हैं तो ये द्वितीय प्रदूषक जो होगा वो आपका होगा पेन, और ये आपकी ऑप्शन जो होगा वो आपके डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में दे रहा है कि वीर्य को यानी स्पर्म को किसमें सुरक्षित रखते हैं। अब बताइए, जब भी जो बाहरी प्रखनली के माध्यम से जो शिशु का जो भ्रूण बनाई जाती है, जो शिशु होते हैं, यानी अगर बात करते हैं तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो किस प्रकार से होती है, यानी निषेचन किस प्रकार से होता है। तो ये निषेचन जो होती है तो उसमें निषेचन के काम में स्पर्म्स को आते हैं, तो स्पर्म कहाँ पे सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है बर्फ, मोम, तेल, तरल नाइट्रोजन। तो आपकी ऑप्शन जो बन रही है वो ऑप्शन बनेगा डी, और ये डी जो होगा वो सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 अम्लीय वर्षा किनके कारण होती है। अम्लीय वर्षा किनके कारण होती है, क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें आपकी आंसर जो हो रही है वो बी बन रही है, SO3 और तथा NO2, यानी अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी होगा, और इसके कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्न में हॉट स्पॉट क्या है। अब देखिए हॉट स्पॉट की बात करते हैं तो ये आप मत सोच लीजिएगा कि ये मोबाइल की हॉट स्पॉट की बात कर रहा है, ये आपकी जो है वो कहीं ना कहीं किसी एरिया की बात कर रहा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है, और इसमें जो आपकी ऑप्शन बनेगी वो ऑप्शन बनेगी पश्चिमी घाट की, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी। तो आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 घटपर्णी निम्फैन्स साधारणतया कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी पे यानी जियोग्राफी पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ एरिया में ये सारी चीजें को बताई जाती है, और हम वादा करते हैं स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट जो 12th की बैच आएगी
2025 में, यानी जिनकी फाइनल एग्जाम 2026 में मार्च में या फरवरी में होगा, तो उनके लिए जो बैच लाई जाएगी उसमें काफ़ी डीपली के साथ ये पढ़ाया जाएगा। उसमें जियोग्राफी के माध्यम से जो भी एरिया को बताई जा रही है वो सारी चीज़ें नवीन क्लासेस के माध्यम से कराई जाएगी। तो इसमें आपकी जो ऑप्शन बन रही है वो ऑप्शन डी बनेगी और ये आपका ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, यानी क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किसी परिस्थिति तंत्र के किस प्रकार के घटक है। बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन है, तो ये बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन जो है तो इसमें देख रहा है कि सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किसी परिस्थितिक तंत्र के किस प्रकार के घटक है। तो इसमें अगर आप आपकी ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपका होगा एबायोटिक, यानी इसकी ऑप्शन जो बन रही है वो बन रही है अजैविक, और ये जो है अजैविक आंसर है, तो आपके 59 का आंसर जो बनेगा वी बनेगा, जो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सादा कैसे होता है। किसी परिस्थिति तंत्र में, यानी अगर परिस्थिति तंत्र की बात करते हैं तो ये आपकी इकोसिस्टम की बात करते हैं, और इकोसिस्टम जो होती है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, तो इसमें आपकी ऑप्शन जो बनेगी ए होगा, और जो आपका ऑप्शन एक DCA होगा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, तो इसमें बाबू बंधन जो बनेंगे 3 बनेंगे, और जो आपका ऑप्शन सी होगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, रेशम कीट के संवर्धन को क्या कहते हैं। ये देखिए, ये तो थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, और इसमें सभी चीज का दिया हुआ है कि एप्लीकल्चर किसे कहते हैं, सेरिकल्चर किसे कहते हैं, सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं, पोमिकल्चर किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो रेशम जो होते हैं, यानी रेशम कीट के संवर्धन जो होते हैं उसमें जो होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बाबू इसका आंसर जो होगा सी होगा, जिसे सेरिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 बाबू 63 आपके स्क्रीन पे, मनुष्य के गर्भधान की अवधि लगभग कितने दिनों की होती है। देखिए होता क्या है कि सभी स्टूडेंट्स इस आंसर को कर सकते हैं, बट उनको कुछ होता क्या है कि एग्जाम की प्रेशर होती है, जिसके माध्यम से वो सारी चीजें को कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि अगर बात करते हैं तो सभी को, अगर मंथली की बात करें तो सभी लोग को पता होगा कि 9 मंथ के लिए होती है। मनुष्य में गर्भधारण की अवधि जो होती है 9 मंथ के लिए होती है, सभी को पता है। लेकिन अगर डे की बात कर दें, अगर वीक की बात कर दें, तो ये पता बहुत कम स्टूडेंट्स को होता है। तो अगर बात करते हैं बाबू, तो एक मंथ में 30 डेज होता है, और ये मंथली की बात करते हैं तो ये 9 होते हैं। और जब हम 30 यानी 30 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 2070 यानी 270। तो हम जब दिन में बदले तो इसकी ऑप्शन दिया हुआ है बी, और ये ऑप्शन जो होगा आपका 270 होगा, जो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 64, रोटेनॉन निम्न में से क्या है। अब देखिए ये रोटेनॉन की बात करता है, तो ये जो है एक तरह से अगर बात करें तो आपकी बोल सकते हैं कि शाकनाशी है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं यानी उसी को हम शाक बोल सकते हैं। और ये क्या है, कहीं ना कहीं जैविक शाकनाशी के रूप में काम करता है। तो इसमें जो आपकी ऑप्शन होगी वो ऑप्शन स्टूडेंट्स सी होगा, जो जैविक शाकनाशी होगा, और ये आपका ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कि ये किसके द्वारा होता है। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का, तो ऑप्शन डी सही है, साइक्रोमाइसिस, और ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है। तो देखिए जैव का मतलब बायोटिक,
तो बायोटिक के साथ ये कौन से हो सकते हैं जी? तो ये हो सकते हैं जीवाणु भी, विषाणु भी और फफूंद भी। तो ये तीनों ऑप्शन आपकी सही है और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। क्वेश्चन कह रहा है कि इको आर आई में सीओ का प्रयोग किसके लिए होता है? तो देखिए, अब थोड़ा सा इसका भी अगर बात करें तो को एंजाइम, क्लोन, कुलाई, सिलोम, ये सारी चीजें को थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर डायरेक्ट हम आंसर की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर बोले तो काफी ज्यादा गहराई के साथ देखना होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो हम अगर आंसर की बात करते हैं बाबू 67 क्वेश्चन का, तो इसकी आंसर जो होगी वो आपकी होगी बी, और ये बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कि ट्रांसजेनिक पौधे में जीन के स्रोत निम्न में से कौन होगा? ट्रांसजेनिक, तो ट्रांसजेनिक पौधे जो होते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जीन का अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उस माध्यम से क्या होती है, कहीं ना कहीं दूसरा कोई बोले तो फ्लावर्स निकलते हैं, दूसरा प्लांट्स निकलते हैं, दूसरा फ्रूट्स पकड़ता है। तो इसमें पॉलिनेशंस जो होती है तो उसकी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस भी बनते हैं, परागकण भी बना जाता है। तो ये जीवाणु भी होगा, कीट भी होगा, जंतु भी होगा, ये तीनों के माध्यम से होती है। तो इसकी ऑप्शन जो बनेगा बाबू वो डी बनेगा, इनमें से सभी। तो 68 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, दिवस की बात करें तो ये दिवस आपकी जियोग्राफी में भी देखने को मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेगी और आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपकी जो ऑप्शन बनेगी बी बनेगा, ए बनेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है, कंपटीशन नेचर के साथ साथ आपकी एकेडमिक क्लासेस के लिए और आपकी जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी। तो आपकी जो ऑप्शन बनेगी वो ए बनेगा, 5 जून, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीकोडोन किस पर पाए जाते हैं? देखिए, एंटीकोडोन किस पर पाए जाते हैं? तो देखिए, जो ब्लड पढ़े होंगे, जो डीएनए पढ़े होंगे, जो आरएनए पढ़े होंगे, उनको सही समझ में आएगा। लेकिन अगर जो ये सारी चीजें पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होंगे, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना होगा, डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह, जीन वगैरह। तो ये सारी चीजें जब पढ़िएगा तो उसमें ये जितने भी दिए हुए हैं कि स्मॉल लेटर्स का यूज और कैपिटल्स का यूज, तो उसी में आपको मिल सकते हैं। तो इसकी जो आंसर बनेगी वो डी बनेगी, और ये डी आपका जो है टीआरएनए, और ये जो होता है एंटीकोडोन पाए जाते हैं, और ये आपका ऑप्शन डी सही है। तो स्टूडेंट्स, अब ये आपकी क्वेश्चन 70 थी बायोलॉजी का। और हम आपको बता दें कि हम एक तरह से हम बोले तो आप लोग की आभारी हैं। अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो फर्स्ट बार हम आपके ऑनलाइन के तौर पे क्लास लिए हैं, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आए थे, जो बायोलॉजी की जो एग्जाम, सेंटअप की एग्जाम हुई थी 12th क्लास की, उसके लिए। और अगर बोले तो हमारे गुरुजी नवलेश सर, उनके चैनल के माध्यम से हमारी नवीन क्लासेस जो आपके बीच नवीन सर के द्वारा बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर कराई जा रही थी। तो अगर मेरे आंसर में कुछ त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसी तरह आगे भी बायोलॉजी क्लासेस के लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।